हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर कोचिंग सेंटर। मैं समिधा, आपकी बायो मेंटर। बच्चों, अभी आईसीएसई के रिवीजन सीरीज़ में हमने कवर कर लिया था नर्वस सिस्टम तक, और नर्वस सिस्टम में भी हमने कवर कर लिया था सेंसरी ऑर्गन्स, जिसमें हमने आई कर लिया था। तो आज हम करेंगे सेंसरी ऑर्गन, जिसमें हम ईयर के बारे में करने वाले हैं, ईयर के बारे में, एंड उसके बाद एंडोक्राइन सिस्टम एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो अब इसके बाद कुछ ही चैप्टर्स बचे हुए हैं हमारे, जिसको हम रिवीजन करके जल्दी से ख़त्म करेंगे, और अब आपका एग्ज़ाम भी जल्दी ही आने वाला है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अब हम बात करेंगे सबसे पहले सेंसरी ऑर्गन में किसकी, ईयर की। सेंसरी ऑर्गन्स डिटेक्ट चेंजेस इन द इन्वायरमेंट, स्टिमुलाई एंड सेंड सिग्नल्स टू द ब्रेन फॉर प्रोसेसिंग। अब हम देखते हैं ना कि जो हमारे सेंसरी ऑर्गन्स है, उन्हीं का काम क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना। जो क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट स्टिमुलाई का सिग्नल्स का रिस्पॉन्ड करते हैं और सिग्नल्स को भेजते हैं ब्रेन तक। द ईयर इज़ द सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग एंड मेंटेनिंग बैलेंस। तो ईयर उसमें से भी एक वन ऑफ द सेंसरी ऑर्गन है, जिसका काम क्या है, एक तरीके से सुनना और बॉडी को बैलेंस करना। फंक्शन ऑफ द ईयर, सबसे पहले ईयरिंग की, तो कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इंटरप्रेटेड बाय द ब्रेन। क्या करता है, साउंड वेव्स को क्या करेगा, कैप्चर करेगा और इलेक्ट्रिकल में चेंज करेगा और ब्रेन तक उसे पहुंचाएगा, जिससे ब्रेन उसे क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। एंड द बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम डिटेक्ट बॉडी पोजीशन एंड मूवमेंट। जो क्या करता है, बॉडी पोजीशन को डिटेक्ट करेगा और मूवमेंट्स में हेल्प कराएगा। अब स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर की बात करें तो ह्यूमन ईयर द डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट्स, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। तो सबसे पहले क्या है, आउटर, देन मिडिल एंड ईयर, इनर। आउटर ईयर की बात करें, इससे हम और क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ईयर बोलते हैं। फंक्शन क्या है, कलेक्ट्स एंड डायरेक्ट साउंड वेव्स टुवर्ड्स द मिडिल ईयर। क्या करता है, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और कलेक्ट करके ये मिडिल ईयर को पास कर देता है। नेक्स्ट है पार्ट्स में, इसके कौन कौन से पार्ट है किसके, आउटर ईयर के। सबसे पहले क्या है, पिन्ना या ऑरिकल, ठीक है। कार्टिलेज कवर्ड विद स्किन, कैसा होता है, कार्टिलेज का बना होता है और स्किन से कवर्ड होता है। एंड कलेक्ट साउंड वेव्स एंड डायरेक्ट देम इनटू द ईयर कैनाल। और क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और क्या करता है, डायरेक्ट्स देम इनटू द ईयर कैनाल की तरफ उसे भेज देता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल acoustic meters, auditory canal, a tube like structure lined with hair and wax producing glands। यहाँ पे क्या होती हैं, हेयर्स होते हैं थोड़े फाइन से और वैक्स प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होती हैं। तो इसीलिए देखो हमारे ईयर पे, आउटर ईयर में ही वैक्स का डिपोजिशन होता है। चैनल साउंड वेव्स टू द ईयर ड्रम एंड प्रिवेंट डस्ट इंसेक्ट फ्रॉम द इंटरिंग। क्या करता है, चैनल साउंड वेव टू द ईयर ड्रम, क्या करता है कि ईयर ड्रम को उसे क्या करेगा, साउंड को चैनल के तरीके से काम करेगा और प्रिवेंट करता है डस्ट को, इंसेक्ट्स को, जो कान में अंदर कान में, मतलब ऐसे नहीं बाहर, आउटर नहीं, मिडिल और ईयर में क्या करेगा, डस्ट को और पार्टिकल्स को इंटर होने से रोकेगा, इंसेक्ट्स को। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं, ईयर ड्रम बोलते हैं, थिन होती है, फ्लेक्सिबल मेम्ब्रेन होती है, जो क्या करती है, वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स। तो यही क्या करती है, वाइब्रेशन करती है जब कोई भी साउंड उसे रिसीव होता है। तो मिडिल ईयर फंक्शन, एम्पलीफाइज एंड ट्रांसमिट वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। क्या करेगा, एम्पलीफाई करेगा। एम्पलीफाई मतलब क्या करेगा, एम्पलीफाई का मतलब क्या होता है, एम्पलीफाई मतलब बदलेगा। पार्ट्स इसके क्या क्या है, सबसे पहले ऑसिकल्स, जिसे क्या बोलते हैं, ईयर बोन्स, 3 स्मॉल बोन्स, मैलस, इंकस, स्टेपीज। अब इनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में है। मैलस को बोलते हैं हैमर, क्योंकि ये कैसी होती है, हैमर शेप्ड बोन होती है। इनकस को एनविल एंड स्टेपीज को स्टाइरप। अब इसका काम क्या है, ट्रांसमिट एंड एम्पलीफाई वाइब्रेशन फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। नेक्स्ट है इस्ट्रिकियन ट्यूब कनेक्टिंग द मिडिल ईयर टू द थ्रोट। अब ये क्या करती है, ये ट्यूब क्या करती है, मिडिल ईयर को और हमारे थ्रोट को क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। इक्वलाइजेस एयर प्रेशर बिटवीन द ईयर एंड आउटसाइड इन्वायरमेंट। और इसका काम क्या है, प्रेशर को इक्वलाइज करना, मेंटेन करना, इक्विलिब्रियम बना के रखना। हाउ साउंड्स ट्रेवल इन द मिडिल ईयर, साउंड्स कैसे ट्रेवल करता है मिडिल ईयर में, तो द ईयर ड्रम वाइब्रेट्स ड्यू टू साउंड वेव्स। क्या होगा, ईयर ड्रम वाइब्रेट करेगा साउंड वेव्स की वजह से।
वाइब्रेशन पास थ्रू द ऑसिकल्स। अब क्या होगा, ऑसिकल्स में वाइब्रेशन जाएगी। अब ऑसिकल्स में क्या क्या है, सबसे पहले मैलस में, फिर इंकस में, फिर स्टिपिस में। एंड द स्टिपिस ट्रांसफर्स वाइब्रेशन टू द ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर। अब स्टिपिस क्या करेगा, वाइब्रेशन को पास ऑन करेगा ओवल विंडो में, जो कहाँ पे प्रेजेंट है, इनर ईयर में प्रेजेंट है। इनर ईयर की बात करें तो इसे और क्या बोलेंगे, इंटरनल ईयर और लेब्रिंथ। फंक्शन क्या है, कन्वर्ट साउंड वेव्स इनटू नर्व इम्पल्सेस एंड मेंटेन बैलेंस। इसका काम क्या है, साउंड वेव्स को नर्व इम्पल्सेस में मेंटेन करना, कन्वर्ट करना। अब पार्ट्स की बात करें, सबसे पहले क्या है, कॉक्लिया। इसे स्पाइरल शेप्ड होती है। कैसी, स्पाइरल शेप्ड, फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। स्पाइरल शेप्ड है और फ्लूइड फिल्ड स्ट्रक्चर। स्पाइरल शेप्ड का मतलब क्या होगा, जैसे कि ये कुछ ऐसी स्नेल जैसी स्ट्रक्चर दिखती है, आपने स्नेल देखा होगा ना, तो ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, ठीक है। और इसमें क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। अब इसका काम क्या है, कन्वर्ट साउंड वाइब्रेशन इनटू नर्व इम्पल्सेस। नेक्स्ट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, कंटेन्स हेयर सेल्स इनसाइड द कॉक्लिया। इसमें क्या होता है, कॉक्लिया के अंदर क्या होती है, सेल्स, हेयर सेल्स होती हैं। एंड डिटेक्ट साउंड वाइब्रेशन एंड सेंड सिग्नल टू द ब्रेन बाय द ऑडिटरी नर्व। ये क्या करेंगे, वाइब्रेशन को डिटेक्ट करेंगे और सिग्नल्स को कहाँ भेजेंगे, ब्रेन तक, वाया द ऑडिटरी नर्व। नेक्स्ट है सेमीलूनर कैनाल, 3 लूप्ड कैनाल फिल्ड विद फ्लूइड। ये क्या होते हैं, लूप्ड कैनाल होती हैं और फिल्ड विद फ्लूइड होती हैं। डिटेक्ट्स हेड मूवमेंट्स एंड मेंटेन्स बैलेंस। अब ये क्या करती हैं, इन्हीं में जो फ्लूइड भरा होता है। अब जैसे आप समझो कि क्या होता है कि किसी किसी को मोशन सिकनेस होती है। अब मोशन सिकनेस में क्या होता है, यही जो फ्लूइड है, यही क्या होता है, क्या करेगा, मूव करेगा। और मूव, जैसे ये हेड मूव करेगा, ये लिक्विड भी मूव करेगा, और लिक्विड ज़्यादा मूव करता है तो हमें नॉजिया फील होता है। वेस्टिब्यूल, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, फ्लूइड फिल्ड विद सैक्स नियर सेमीलूनर कैनाल। इनका काम क्या है, डिटेक्ट बॉडी पोजीशन और स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये मेंटेन करते हैं स्टैटिक और इक्विलिब्रियम की पोजीशन को। एंड ऑडिटरी कॉक्लियर नर्व कनेक्ट्स द कॉक्लियर टू द ब्रेन, ट्रांसमिट साउंड सिग्नल टू द ब्रेन फॉर द इंटरप्रिटेशन। ये क्या करते हैं, ब्रेन को कनेक्ट करती हैं जिससे कि ब्रेन क्या कर सके, इंटरप्रिटेशन कर सके। नेक्स्ट, हाउ हियरिंग वर्क्स इन इनर ईयर। इनर ईयर में हियरिंग्स कैसे काम करती है। सबसे पहले देखो, वाइब्रेशंस फ्रॉम द स्टिपीज पास इनटू द कॉक्लिया। वाइब्रेशन जो होगा वो स्टिपीज से होते हुए कॉक्लिया तक पास होगा। द फ्लूइड इनसाइड द कॉक्लिया मूव्स, क्या करेगा, जो फ्लूइड होगा उसमें वो मूव करेगा। एंड स्टिमुलेटिंग हेयर सेल्स इन द ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। अब हेयर सेल्स को स्टिमुलेट करेगा। हेयर सेल्स कन्वर्ट्स वाइब्रेशन इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। अब हेयर सेल क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। एंड द सिग्नल्स ट्रेवल बाय द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन वेयर साउंड इज इंटरप्रिटेटेड। अब क्या होगा कि ऑडिटरी नर्व्स क्या करेंगी, ब्रेन तक उसे पहुंचाएंगी और ब्रेन उन्हें क्या करेगा, इंटरप्रेट करेगा। नेक्स्ट, एक मिनट बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे। साउंड वेव्स इंटर द ऑडिटरी कैनाल एंड स्ट्राइक द ईयर ड्रम कॉजिंग इट टू वाइब्रेट। साउंड वेव्स जो होगी वो इंटर करेगी ऑडिटरी कैनाल में। कहाँ पे, ऑडिटरी कैनाल में। और क्या होगा, ईयर ड्रम, स्ट्राइक द ईयर ड्रम कॉजिंग इट टू वाइब्रेट। द वाइब्रेशन पास थ्रू द ईयर ऑसिकल्स। अब क्या होगा, वाइब्रेशन जो होंगे वो ईयर ऑसिकल्स में पास होंगे। अभी वही पीछे जैसे, कहाँ जाएगा, मैलस में, फिर इंकस में, एंड देन स्टिपीज। The stipes transfer vibration to the cochlea via the oval window and the fluid in the cochlea moves. फ्लूइड क्या होगा, जो कॉक्लिया में वो मूव होगा। और हेयर सेल्स कहाँ जाएंगे, वो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के हेयर सेल्स क्या हो जाएंगे, वो स्टिमुलेट हो जाएंगे। और हेयर सेल्स जनरेट नर्व इम्पल्स और विच आर सेंट वाया द ऑडिटरी नर्व टू द ब्रेन। और ब्रेन क्या करेगा, इसे इंटरप्रेट करेगा इन सिग्नल्स को। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ द ईयर इन मेंटेनिंग बैलेंस। अभी तक तो हमने सुनने का देख लिया, अब हम बैलेंस का देखते हैं कि द सेमी सर्कुलर कैनाल एंड वेस्टिब्यूल, जिसे क्या बोलते हैं, यूट्रिकल एंड सैक्यूल, हेल्प इन द बॉडी बैलेंस एंड पॉस्चर। स्ट्रक्चर में सेमी सर्कुलर कैनाल क्या करेगी, डिटेक्ट हेड मूवमेंट इन द डिफरेंट डायरेक्शन। जो क्या करती है, हेड के मूवमेंट को डिफरेंट डायरेक्शन में डिटेक्ट करती है जब मूव करता है। तो वेस्टिब्यूल क्या करता है, डिटेक्ट बॉडी पोजिशन एंड ग्रेविटेशनल पुल। और वेस्टिबुलर नर्व क्या करेगी, सेंड्स बैलेंस सिग्नल टू दी
ब्रेन, वो ब्रेन को सिग्नल पहुंचाएगी। ठीक है, अब बैलेंस कैसे मेंटेन होता है? व्हेन द हेड मूव्स फ्लूइड इन द सेमी सर्कुलर कैनाल मूव्स। क्या होता है, जब भी हम मूव करते हैं तो उसमें जो फ्लूइड भरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल में, वो भी क्या करेगा, मूव करेगा। दिस स्टिमुलेट हेयर सेल्स विच सेंड सिग्नल टू द ब्रेन बाय द वेस्टिबुलर नर्व, और ब्रेन क्या करेगा, सिग्नल को पोस्टुलेट करेगा और क्या करेगा, एडजस्ट करेगा बॉडी की पोजीशन को अकॉर्डिंगली। ठीक है, कॉमन ईयर डिसऑर्डर्स एंड देयर कॉजेज। सबसे पहले क्या होता है, ऑटिटिस मीडिया मिडिल ईयर इन्फेक्शन, बैक्टीरिया से हो सकता है या फिर वायरल इन्फेक्शन होता है। अब इसमें क्या होता है, ईयर पेन, फ्लूइड बिल्डअप एंड हियरिंग लॉस हो सकती है इसमें। नेक्स्ट है टिनिटस, इसमें क्या होता है, डैमेज टू हेयर सेल्स और एक्सपोजर टू लाउड नॉइस। इसमें क्या होगा, रिंगिंग बजिंग इन द ईयर, हमेशा कान में रिंगिंग बजिंग होती रहेगी। नेक्स्ट है स्टीफनेस, डैमेज टू ऑडिटरी नर्व और इनर ईयर। ऐसे में क्या होगा, ऑडिटरी नर्व और इनर ईयर क्या होगा, डैमेज हो जाएगा। देन पार्शियल और द कंप्लीट हियरिंग लॉस एंड द वर्टिगो इश्यूज विद सेमी सर्कुलर कैनाल। ऐसे में क्या होगा, डिजीनेस, लॉस ऑफ बैलेंस। ठीक है, तो क्योंकि सेमी सर्कुलर कैनाल में ही फ्लूइड भरा होता है और वही क्या करता है, मेंटेन करता है बॉडी की पोजीशन को। मेंटेन नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि वो सिग्नल भेजता है ब्रेन को, क्योंकि उसी की मूवमेंट डिफाइन करेगी कि बॉडी की मूवमेंट कैसे हो रही है, हेड कैसे मूवमेंट कर रहा है। अब हम बातें हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम पे, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है। द एंडोक्राइन सिस्टम इज अ नेटवर्क ऑफ ग्लैंड्स दैट प्रोड्यूस एंड रिलीज हार्मोन्स टू रेगुलेट वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टैसिस। तो क्या होगा, एक मिनट बच्चों, मैं अपना माइक थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है इससे। ठीक है, तो क्या होगा अभी भी, ओके हाँ, तो क्या हुआ कि एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो नेटवर्क है ग्लैंड्स का, जो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, रिलीज करता है हार्मोन्स को एंड रेगुलेट करता है वेरियस बॉडी फंक्शन सच एज ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टैसिस। जो किस किस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और मेटाबॉलिज्म के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए और होम्योस्टैसिस के लिए। अनलाइक द नर्वस सिस्टम which transmit electrical signals, the endocrine system function through the chemical messenger called the hormones। जैसे ही नर्वस सिस्टम काम करता था नर्व्स की मदद से, वैसे ही एंडोक्राइन सिस्टम काम करता है किसकी मदद से, हार्मोन्स की मदद से, जो कैसे काम करते हैं, केमिकल मैसेंजर की तरीके से काम करते हैं। डिफरेंसेस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन सिस्टम। अब सबसे पहले बात करें डिफिनीशन की, तो ग्लैंड्स दैट रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ऐसे में क्या होता है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होती हैं जो अपने सिक्रीशंस को डायरेक्ट रिलीज करती हैं ब्लड स्ट्रीम में। और क्या हुआ, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, द ग्लैंड्स दैट सिक्रीट सब्सटेंसेस थ्रू डक्ट्स। वो क्या करेंगे, डक्ट्स की मदद से क्या करेंगे, अपने सिक्रीशन को रिलीज करेंगे। एंड द प्रेजेंस ऑफ डक्ट्स की बात करें तो यहाँ पे नो डक्ट्स, डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं, क्या बोलेंगे, डक्टलेस ग्लैंड। और यहाँ पे क्या होता है, डक्ट्स होती हैं, डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। मोड ऑफ एक्शन, स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट। क्या होता है, अगर किसकी बात करें, हार्मोन्स की बात करें, जो केमिकल मैसेंजर की तरीके से काम करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ये बहुत कम अमाउंट में, बहुत ट्रेस अमाउंट में रिलीज होते हैं, लेकिन इनका जो इफेक्ट है वो स्लो है बट लॉन्ग लास्टिंग है। उसी जगह पे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के जो सिक्रीशन होते हैं वो क्विक होते हैं और लोकलाइज्ड इफेक्ट होते हैं, मतलब जहाँ के लिए रिलीज हो रहे हैं वहीं काम कर रहे हैं। एंड एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या है, स्वेट, सलाइवरी, सेबेसियस ग्लैंड्स, ये सब क्या है, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है। और इसी जगह पे एक बात आती है मिक्स ग्लैंड की। मिक्स ग्लैंड जो है जो एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है। अब उसका नाम आप लोग बताएंगे कि वो ग्लैंड कौन सी है। अब सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। लोकेशन एट द बेस ऑफ द ब्रेन अटैच टू द हाइपोथैलेमस, जो हाइपोथैलेमस से अटैच होती है। अब देखो, हम पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलते हैं मास्टर ग्लैंड, और हाइपोथैलेमस को क्या बोला जाएगा, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। क्या बोलेंगे,
मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कौन कंट्रोल कर रहा है, हाइपोथैलेमस। डिवीजन की बात करें तो एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब, दो लोब होते हैं, एक एंटीरियर एक पोस्टीरियर। एंटीरियर लोब की बात की जाए तो ग्रोथ हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज करते हैं, जीएच, जो क्या करता है, कंट्रोल ग्रोथ को, किसके, बोन्स को, मसल्स को, इन सब के कंट्रोल ग्रोथ को, इन सब के ग्रोथ को रेगुलेट करता है ग्रोथ हार्मोन। डिफिशियंसी लीड्स टू डॉर्फिनिज्म, एक्सेस कॉजिंग जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली। अगर कम रिलीज होंगे ग्रोथ हार्मोन तो क्या हो जाएगा, हाइट कम हो जाएगी, ग्रोथ कम हो जाएगा, डॉर्फिनिज्म हो जाएगा। और अगर एक्सेस में रिलीज हो गया तब भी दिक्कत है, तब क्या होगा, जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली। अब आप एक्रोमेगली का डायग्राम आप देखेंगे, जब आप सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि एक्रोमेगली में क्या होता है, एक्रोमेगली में फेस बहुत बड़ा सा हो जाता है, लिप्स काफ़ी बड़े हो जाते हैं, ये चेस्ट एरिया ये फेस, चीक एरिया, ये सब क्या हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वाइड, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि क्या हो जाता है, एक्रोमेगली। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड। और क्या होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, TSH बोलते हैं, जो क्या करेगा, थायराइड को स्टिमुलेट करेगा। एंड एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड्स। एंड गोनेडोट्रोपिन्स FSH एंड LH रेगुलेट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो देखो अब एक सिंपल सी डिफिनीशन है जब हम कह सकते हैं किसकी, हार्मोन्स की, ये रिलीज कहीं होंगे, काम जरूरी नहीं है कि लोकलाइज्ड हो, इनका काम क्या होता है, बहुत वाइड होता है, मतलब रिलीज होंगे कहीं और काम कहीं और, टारगेटेड एरिया पे। जैसे आप देखो गोनेडोट्रोपिन जो है FSH और LH रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड में, लेकिन कहाँ काम करता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में काम करता है। आगे देखते हैं, देखो ये रहे पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। दूसरा इसका जो पार्ट है वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन, हेल्प इन द चाइल्ड बर्थ एंड मिल्क इजेक्शन। अब यही सेम तरीके से कि काम रिलीज कहीं और होगा, काम कहीं और करेगा। वैसोप्रेसिन ADH कंट्रोल वाटर बैलेंस बाय एक्टिंग ऑन किडनी डिफिशियंसी कॉज डायबिटीज इंसिपिडस। इसको हमने जब एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़े थे तो हमने वहाँ भी देखा था ADH के बारे में, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है यूरिन के पास होने को, या कैसे उसका कलर को रेगुलेट करेगा। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड, लोकेशन इन द नेक नियर द ट्रैकिया। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, नेक एरिया में और ट्रैकिया के आसपास। हार्मोन सिक्रेटेड थायरॉक्सिन T4 बोलते हैं, एंड थायरोनिन T3। देखो T4 T3 दोनों हार्मोन रिलीज कर रहा है कौन, थायराइड ग्लैंड, रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म को। और दूसरा हार्मोन कौन सा है, कैल्सिटोनिन, जो रेगुलेट करेगा कैल्शियम लेवल इन दी ब्लड। डिसऑर्डर्स की बात करें तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होगा, एक्सेस थायरॉक्सिन लीडिंग टू वेट लॉस, हाई ब्लड प्रेशर। हाइपर मीन्स ज़्यादा, मतलब थायराइड अगर जैसे होता है कि कहते हैं लोग थायराइड हो गया, और थायराइड दो तरीके से होता है, एक तो हाइपर भी होगा और हाइपो भी होगा। हाइपर मीन्स एक्सेस में रिलीज हो गया, और हाइपोथायरॉयडिज्म लो थायरॉक्सिन कॉजिंग वेट गेन एंड स्लगिशनेस। अब जिनको देखो, जिन लोगों को आपने देखा होगा कि थायराइड कहते हैं ना, थायराइड है, वो जो थायराइड है वो क्या है, हाइपोथायरॉयडिज्म, जो क्या होगा, कम अमाउंट में थायरॉक्सिन हार्मोन के रिलीज होने से होगा, जिसमें क्या होगा कि वेट गेन हो जाएगा और स्लगिनिश हो जाएगी। और सबसे फेमस डिजीज जो है वो क्या है, ग्वाइटर, इनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ड्यू टू आयोडीन डिफिशियंसी। क्यों, क्योंकि आयोडीन इंपॉर्टेंट है, अगर आयोडीन नहीं होगा तो हार्मोन्स थायराइड नहीं रिलीज हो पाएंगे और ऐसे में ग्वाइटर हो जाएगा। नेक्स्ट है पैराथायराइड ग्लैंड, लोकेशन की बात करें बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड, बिहाइंड मतलब थायराइड ग्लैंड के पीछे होगी। एंड हार्मोन सीक्रेटेड पैराथायराइड हार्मोन्स PTH रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन दी ब्लड, जो क्या होगा, देखो बिहाइंड है ना, बिहाइंड मीन्स क्या होगा, बिहाइंड मतलब बगल है ना, मैंने पीछे बोल दिया, सॉरी उसके लिए। तो क्या होगा, पैराथायराइड हार्मोन रेगुलेट्स कैल्शियम एंड फॉस्फोरस लेवल इन द ब्लड। डिसऑर्डर्स की बात करें तो हाइपोपैराथायराइडिज्म, मसल क्रैम्प्स होगा, लो कैल्शियम लेवल हो जाएगा। और ये हाइपो था, हाइपो मीन्स कम, एंड हाइपरथायराइडिज्म बोन वीकनिंग ड्यू टू एक्सेस कैल्शियम रिलीज। तो ऐसे में ज़्यादा कैल्शियम और कम कैल्शियम दोनों ही क्या है, हार्मफुल है।
नेक्स्ट है एड्रिनल ग्लैंड, इमरजेंसी ग्लैंड बोलते हैं इनको। लोकेशन होता है ऑन द टॉप ऑफ द किडनीज, किडनी के ऊपर। जैसे किडनी, हम किडनी का स्ट्रक्चर देखते हैं ना, तो किडनी के ऊपर यहाँ पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए क्या कहा गया, टॉप ऑफ द किडनी। एड्रिनल, देखो इनके डिवीजन है दो, एड्रिनल मेडुला एंड एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल मेडुला मतलब इनर पार्ट, जो इनर साइड यहाँ वाला ये रीजन जो ऐसा होता है, मतलब मैं किडनी की बात बता रही हूँ। किडनी में भी हम देखते हैं ना कि ये बाहर का और ये अंदर का, इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, कुछ एक अंदर का पार्ट होगा और एक बाहर का पार्ट होगा। तो एड्रिनल मेडुला मीन्स इनर पार्ट। हार्मोन्स क्या क्या रिलीज होते हैं, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन बोलते हैं इन्हें, एंड नॉर एड्रिनलिन। देखो ये हार्मोन्स कौन कौन से, एड्रिनलिन, एपिनेफ्रिन ही बोलते हैं इनको, एंड नॉर एड्रिनलिन। फंक्शन क्या है, फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, इंक्रीज हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर। मतलब फाइट और फ्लाइट का मतलब कि क्या हो गया, अगर तुम्हारे सामने कुत्ता आ गया, डेंजरस कुत्ता, पिटबुल वगैरह समझ लो, ये डॉबरमैन जैसा, तो क्या हुआ कि आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप भागोगे या तो आप लड़ोगे। तो भागना और लड़ना, इन दोनों के लिए कौन डिसाइड करेगा, हमारा कौन सा हार्मोन, एड्रिनलिन। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स, आउटर पार्ट, हार्मोन्स, कॉर्टिसोल होता है जो रेगुलेट करेगा मेटाबॉलिज्म को, स्ट्रेस रिस्पॉन्सेस को, और दूसरा हार्मोन होता है एल्डोस्टेरॉन जो कंट्रोल सोडियम एंड वाटर बैलेंस। डिसऑर्डर्स की बात की जाए तो सबसे पहले एडिसन्स डिजीज, लो कॉर्टिसोल कॉजिंग फटीग एंड वीकनेस, एंड कुशिंग्स डिजीज सिंड्रोम, एक्सेस कॉर्टिसोल लीडिंग टू ओबेसिटी, हाई ब्लड प्रेशर। तो ध्यान बहुत रखना ज़रूरी है कि कौन कौन से हार्मोन्स कहाँ कैसे कौन से डिसऑर्डर्स कर रहे हैं। नेक्स्ट है पैंक्रियाज, डुअल ग्लैंड्स, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। वही अभी जो क्वेश्चन पूछा कि कौन सा ग्लैंड है, पैंक्रियाज है, जो किसके तरीके से काम करती है, मिक्स ग्लैंड के तरीके से। लोकेशन बिहाइंड दी स्टमक, हार्मोन्स कौन कौन से सिक्रेट होता है, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। इंसुलिन की बात करें तो कौन से सेल से, देखो पैंक्रियाज में दो तरीके की सेल्स की बात अभी हम कर रहे हैं, अल्फा की और बीटा की। तो इंसुलिन कौन से सेल से रिलीज होता है, बीटा सेल्स, जो क्या करेगा, लोअर ब्लड शुगर लेवल, जो क्या कर देगा, अगर इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन, देखो इंसुलिन का मतलब सीधी सी बात हुई कि कहते हैं अगर इंसुलिन कम रिलीज हो रहा है तो मतलब बॉडी में शुगर लेवल्स बढ़ जाता है और इसके वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ हो जाती है। एंड अच्छा, अब दूसरी बात है कि वो भी कौन सी, डायबिटीज़ मिलेटस, अभी देखेंगे आगे। ग्लूकागॉन फ्रॉम अल्फा सेल्स राइजेस ब्लड शुगर लेवल, ऐसे में क्या होगा, ब्लड शुगर लेवल ज़्यादा हो जाएगा जब ग्लूकागॉन रिलीज होगा। तो डिसऑर्डर्स की बात करें तो डायबिटीज़ मिलेटस, देखो अभी कहा, लैक ऑफ इंसुलिन कॉजिंग हाई ब्लड शुगर एंड हाइपरग्लाइसीमिया, एक्सेस इंसुलिन लीडिंग टू लो ब्लड शुगर। ठीक बात। नेक्स्ट है गोनैड्स की बात करें तो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, टेस्टिस मेल्स में, लोकेशन इन द स्क्रोटम, और हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन डेवलप्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में ही यही पढ़ने वाले हैं। ओवरीज फीमेल्स में, लोकेशन इन द पेल्विक रीजन, और हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। ईस्ट्रोजन क्या करेगा, डेवलप्स फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, और प्रोजेस्ट्रॉन मेंटेनिंग प्रेगनेंसी, रेगुलेट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक बात है, चलिए। थाइमस ग्लैंड, लोकेशन बिहाइंड द स्टर्नम, ब्रेस्ट बोन के पास, कहाँ पे, स्टर्नम में, स्टर्नम के पास। हार्मोन सिक्रेटेड थाइमोसिन हेल्प्स इन इम्यून सिस्टम डेवलपमेंट, जो क्या करता है, टी सेल के मैचुरेशन को रेगुलेट करता है। फीचर्स की बात करें तो लार्ज इन द इन्फेंट, श्रिंक्स आफ्टर प्यूबर्टी, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनमें क्या होता है, थाइमस ग्लैंड बड़ी होती है, लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे थाइमस ग्लैंड जो होती है वो छोटी होती चली जाती है, और देखा जाए तो जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनमें एकदम छोटी नेग्लेजिबल सी होती है। नेक्स्ट है पीनियन ग्लैंड, लोकेशन इन द ब्रेन, और हार्मोन सीक्रेट कौन सा होता है, मेलाटोनिन, रेगुलेट द स्लीप वेक साइकिल। तो क्या रेगुलेट करता है, स्लीप वेक साइकिल को, मीन्स दैट कि हमारा जो डे यूरिनल रिदम है उसको क्या करता है, मेंटेन रखता है। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म इन द एंडोक्राइन सिस्टम। फीडबैक मैकेनिज्म देखेंगे कि कैसे काम कर रहा है। द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क्स ऑन अ निगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। जैसे कि अब इफ ब्लड शुगर लेवल्स आर हाई तो क्या होगा, इंसुलिन जो होगा वो सिक्रीशन
क्या कर देगा, लो हो जाएगा। मतलब अगर बॉडी में ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है तो इंसुलिन इज सिक्रीटेड टू लोअर इट, तो इंसुलिन सिक्रीट होगा और जिस वजह से बॉडी में ब्लड शुगर लेवल कम हो जाएगा। एंड इफ ब्लड शुगर लेवल आर लो तो क्या रिलीज हो जाएगा, ग्लूकागॉन, जो क्या कर देगा, इस समय ब्लड शुगर लेवल को राइज कर देगा। सिमिलरली TSH फ्रॉम द पिट्यूटरी स्टिमुलेट द थायराइड, बट इफ थायरॉक्सिन लेवल्स आर हाई TSH सिक्रीशन इज रिड्यूस। तो क्या होगा, अगर ऑलरेडी थायरॉक्सिन का लेवल बॉडी में ब्लड में ज़्यादा हो गया है तो ऑलरेडी थायरॉक्सिन रिलीज होना कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। अब देखो ये रहा एक थोड़ा सा समरी टाइप का कि पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, डॉर्फिनिज्म डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, डॉर्फिनिज्म अगर डिफिशियंसी है तो, और एक्सेस में जिजेंटिज्म एंड एक्रोमेगली। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो क्या है, थायरॉक्सिन। हाइपोथायरॉइडिज्म वाइटर किसकी वजह से, डिफिशियंसी की वजह से, और हाइपरथायरॉइडिज्म एक्सेस, जब एक्सेस में रिलीज होगा तब। एंड नेक्स्ट है पैराथायराइड, PTH पैराथायराइड हार्मोन। हाइपोपैराथायरॉइडिज्म मसल क्रैम्प्स, जब हाइपोपैराथायरॉइडिज्म मतलब डिफिशियंसी होगी तो क्या हो जाएगा, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, और उसी जगह पे अगर ज़्यादा हो गया तो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म, इसकी वजह से बोन में क्या हो जाएगी, वीकनेस हो जाएगी। एंड नेक्स्ट है पैराथायराइड, अच्छा ये हो गया। एड्रिनल, कॉर्टिसोल कौन से हार्मोन रिलीज करता है, कॉर्टिसोल, जो क्या डिफिशियंसी की वजह से एडिसन्स डिजीज और एक्सेस की वजह से कुसिंग्स डिजीज। एंड नेक्स्ट है पैंक्रियाज, जो क्या रिलीज करेगा, इंसुलिन, डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज मेलिटस, और एक्सेस में हो गया तो हाइपरग्लाइसीमिया। याद रहेगा, ये चार्ट समरी था, इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम वर्सेस नर्वस सिस्टम। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंडोक्राइन सिस्टम का क्या है, हार्मोन, ये हमने देख लिया है आई थिंक, है ना। अच्छा हमने उसके बारे में देखा था शायद, हाँ, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन के बाद में। तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन एंडोक्राइन ग्लैंड का क्या होता है, हार्मोन होता है, और नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस। स्पीड ऑफ कोर्स स्लो है और इसकी क्या है, फास्ट है। ड्यूरेशन ऑफ इफेक्ट बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है एंड इसके में शॉर्ट लिव्ड होता है। स्पेसिफिसिटी की बात करें तो वाइड स्प्रेड इंटायर बॉडी और टारगेटेड स्पेसिफिक मसल ऑर्गन पे होता है। नेक्स्ट है अब हमारा दूसरा चैप्टर जो क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस थ्रू विच ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स इन ह्यूमंस। रिप्रोडक्शन इज अ सेक्सुअल रिक्वायरिंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, स्पर्म और एग का फ्यूजन है, जिसकी वजह से क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, विच लैटर डेवलप्स इनटू द बेबी। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, तो दो तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। सबसे पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction involves only one parent, no gametes, and produces genetically identical offspring not found in humans. अगर बात करें asexual reproduction की तो क्या होगा कि asexual reproduction में दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं होंगे। और दूसरी चीज़ कि गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होगा तो किसी भी तरीके से फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। अच्छा हाँ, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और बात करें तो यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स होगी वो आइडेंटिकल होगी, एग्जैक्ट कॉपी होगी किसकी, पेरेंट की। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, गैमीट्स, स्पर्म एंड एग, एंड रिजल्ट इन द जेनेटिकली डाइवर्स ऑफस्प्रिंग्स। मतलब ऐसे में क्या होगा कि हम वेरिएशंस हमको देखने को मिलेगी और जो ऑफस्प्रिंग होगी वो पेरेंट से थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सेक्सुअली डाइमॉर्फिक, मतलब क्या होता है, ह्यूमंस जो होते हैं वो सेक्सुअली डाइमॉर्फिक होते हैं। मतलब सेक्सुअली डाइमॉर्फिक का मतलब क्या हो गया कि वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, देख के बता सकते हैं कि मेल कौन है और फीमेल कौन है। मीनिंग मेल्स एंड फीमेल्स हैव डिस्टिंक्ट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, किसकी, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करने चल रहे हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस एंड एसेसरी ग्लैंड्स, जिसमें क्या क्या होती हैं, एसेसरी ऑर्गन्स में डक्ट्स होती हैं, ग्लैंड्स होती हैं और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो क्या है, टेस्टिस है। लोकेशन
प्रेजेंट इनसाइड द स्क्रोटम आउटसाइड द बॉडी, मतलब स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है बट कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी। स्ट्रक्चर, ईच टेस्टिस कंटेन न्यूमरस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विच आर साइट ऑफ स्पर्म प्रोडक्शन। ऐसे में क्या होगा कि जो टेस्टिस है उनके पास बहुत सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होंगी। अब देखो जैसे एक सिंपल सा डायग्राम मैं बना रही हूँ, देखो यहाँ पे ये रहा टेस्टिस, ठीक है। अब इसी टेस्टिस में कई सारी ऐसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब जो क्या करती हैं, स्पर्म, वो ऐसी साइट है जहाँ पे स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। लिडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल बिटवीन द ट्यूब्यूल्स एंड प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरॉन। और यहीं पे क्या होती हैं, लिडिक सेल्स होती हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती हैं किसके लिए, हार्मोन कौन सा रिलीज, टेस्टोस्टेरॉन के लिए। एंड फंक्शन की बात करें, प्रोड्यूसेस स्पर्म थ्रू स्पर्मेटोजेनेसिस, किसकी बात कर रहे हैं, टेस्टिस की बात कर रहे हैं। प्रोड्यूसेस द मेल सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन विच रेगुलेट मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। तो टेस्टोस्टेरॉन क्या करता है, मेल के सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है। नेक्स्ट है स्क्रोटम, स्ट्रक्चर अ सैक लाइक पाउच लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी। तो सैक लाइक पाउच है, सैक जैसा स्ट्रक्चर है, सैक मतलब क्या होता है, थैले जैसा स्ट्रक्चर जो बॉडी से बाहर प्रेजेंट होता है। फंक्शन क्या है, कीप्स द टेस्टिस 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन बॉडी टेम्परेचर विच इज इसेंशियल फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन। तो क्यों ऐसा बाहर प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि इनको क्या करना है, टेम्परेचर को मेंटेन करना है लोअर देन 2 to 3 डिग्री सेल्सियस दैन दी बॉडी। कहीं पे आप 2 to 2.5 भी देखेंगे। तो क्या होता है कि ऐसे में जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि थोड़ा सा लो टेम्परेचर स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इम्पॉर्टेंट है। मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट्स की बात करें तो सबसे पहले एपिडिडाइमिस, जो कैसी है, क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है बिहाइंड द ईच टेस्टिस। एक क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर है जो टेस्टिस के पीछे प्रेजेंट होता है। जैसे टेस्टिस मैंने यहाँ पे बनाया था, देखो टेस्टिस, और टेस्टिस के पीछे ऐसा क्वाइल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, बहुत ज़्यादा क्वाइल्ड, तो वो क्या कहलाता है, एपिडिडाइमिस का। नेक्स्ट है, अच्छा इसका फंक्शन क्या होता है, स्टोर्स एंड मेच्योर स्पर्म। यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म क्या होते हैं, स्टोर होते हैं और मेच्योर होते हैं। इस माइक से मैं परेशान हूँ। नेक्स्ट है वॉस डिफरेंस, मस्कुलर ट्यूब कनेक्टिंग एपिडिडाइमिस टू यूरिथ्रा। एक मस्कुलर ट्यूब है जो कनेक्ट कर रही है एपिडिडाइमिस को और यूरिथ्रा को, जो क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है स्पर्म को। नेक्स्ट है इजैकुलेटरी डक्ट, कौन सी, इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट शॉर्ट डक्ट नियर द प्रोस्टेट, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, एक छोटी सी डक्ट होती है और प्रोस्टेट ग्लैंड के बगल प्रेजेंट होती है। कैरीज स्पर्म टू दी यूरिथ्रा। एंड द नेक्स्ट यूरिथ्रा है जो कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड स्पर्म। तो यूरिन और स्पर्म के लिए एक तरीके से ये सेम कॉमन पैसेज है जिससे यूरिन भी पास ऑन होता है और सीमेन भी। एंड ट्रांसफर स्पर्म आउटसाइड द बॉडी, जो आउटसाइड द बॉडी स्पर्म को क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। नेक्स्ट मेल एसेसरी ग्लैंड्स, तो सबसे पहले सेमाइनल वेसाइकल प्रोड्यूसेस सेमाइनल फ्लूइड रिच इन फ्रक्टोज विच नरिशेज स्पर्म। सेमाइनल वेसाइकल क्या करती है, एक सेमाइनल फ्लूइड रिलीज करती है। सेमाइनल फ्लूइड जिसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा फ्रक्टोज होता है जो क्या करता है, स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करता है। नेक्स्ट है प्रोस्टेट ग्लैंड सिक्रीट्स एल्कलाइन फ्लूइड दैट न्यूट्रलाइज वेजाइनल एसिडिटी। मीन्स दैट कि देखो जो वेजाइना का पीएच होता है वो एसिडिक होता है। ऐसे में स्पर्म्स जब जाएंगे तो वो क्या होगा, एक तरीके से उनको डैमेज कर सकते हैं। तो ऐसे में क्या रिलीज होगा, प्रोस्टेट ग्लैंड से एक एल्कलाइन फ्लूइड रिलीज होगा जो वेजाइना के पीएच को न्यूट्रलाइज करेगा, मीन्स दैट बैलेंस करेगा। नेक्स्ट है काउपर्स ग्लैंड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड प्रोड्यूसेस लुब्रिकेटिंग म्यूकस, जो एक लुब्रिकेटिंग म्यूकस को रिलीज करता है। नेक्स्ट है पेनिस, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया मस्कुलर एंड इरेक्टाइल ऑर्गन विद द यूरिथ्रा रनिंग थ्रू इट। फंक्शन क्या होता है, डिलीवर्स स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। तो स्पर्म को फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में पास ऑन करने का, इंसेमिनेट करने का काम करेगा। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की बात करें किसके, फीमेल रिप्रोडक्टिव, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर रहे हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, इनमें क्या होती है, ओवरीज एंड एसेसरी ऑर्गन्स फैलोपियन ट्यूब्यूल्स यूट्रस वेजाइना एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, ओवरीज,
लोकेशन, अ पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द पेल्विक रीजन। यहाँ देखो ओवल लिखा है और कहीं कहीं कहते हैं कैसे, एक आलमंड शेप जैसी, आलमंड शेप जैसा स्ट्रक्चर होता है किसका, ओवरीज का। स्ट्रक्चर कंटेन्स थाउजेंड ऑफ फॉलिकल्स दैट हाउस इमेच्योर ओवा। यहाँ पे क्या होते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई सारे फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स हो गया, फिर सेकेंडरी फॉलिकल्स हो गया, फिर टर्सरी फॉलिकल्स हो गया, फिर लास्ट में मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल्स। और यही जब रैप्चर होंगे, रैप्चर हो जाएंगे तो क्या रिलीज हो जाएगा, ओवा। तो यही कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से क्या है, हाउस है किसके, दिख रहा है वो स्ट्रक्चर, विजिबल नहीं होगा, देखो यहाँ ये मैंने बनाया ओवरी, ठीक है। अब ओवरी में मैंने कहा कि प्राइमरी कुछ होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल एंड टर्सरी फॉलिकल जो थोड़े और बड़े हो जाएंगे, एंड नेक्स्ट है क्या, एंड नेक्स्ट ग्राफियन फॉलिकल। और यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओवा, और जब ये रैप्चर होंगे तो यहाँ पे ओवा निकलेगा। तो ये क्या है, फॉलिकल्स हैं, जो फॉलिकल्स के हाउस है जो अल्टीमेटली स्टोर करते हैं ओवा को। फंक्शन प्रोड्यूस ओवा, जिसे हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं, थ्रू oogenesis। oogenesis यहाँ पे देखो, अभी हमने कहा oogenesis है ना, और जब हम स्पर्म्स की बात कर रहे थे, जब हमने कहा कि स्पर्म्स रिलीज होते हैं, तो स्पर्म्स का रिलीज होना, स्पर्म्स का बनना स्पर्मेटोजेनेसिस, एंड ओवा का बनना, वो ओवा का प्रोडक्शन होना, वो क्या कहलाएगा, oogenesis कहलाएगा। सिक्रीट ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, जो क्या करता है, रेगुलेट करता है मेंस्ट्रुअल साइकिल को। नेक्स्ट है फॉलिकल, फॉल्कन कह रही हूँ, फॉल्कन याद आ रहा है। फैलोपियन ट्यूब्स, जो क्या कहलाती हैं, ओविडक्ट इसे हम बोलते हैं। स्ट्रक्चर अ पेयर ऑफ ट्यूब्स एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, जो क्या करता है, ओवरीज से निकल के कहाँ तक पहुँचता है, यूट्रस तक पहुँचता है। फंक्शन साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग। देखो यहाँ स्ट्रक्चर देखो, तो ये कुछ, ये रहा हमारा मान लो यूट्रस ऐसा, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरी होती है। तो ये रहा, कहा जा रहा है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देखो अ पेयर ऑफ ट्यूब्यूल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओवरीज टू द यूट्रस, ओवरीज से यूट्रस तक पे एक्सटेंड करते हैं ये स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहलाते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। साइट फंक्शन की बात करें तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम। तो इसी फैलोपियन ट्यूब में एक थोड़ा सा ऐसा स्ट्रक्चर, थोड़ा सा उठा हुआ स्ट्रक्चर, फूला हुआ स्ट्रक्चर क्या होता है, एम्पुला होता है। तो यही एम्पुला और स्थमस के बगल में क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। कंटेन्स फिम्बरी विच हेल्प्स इन द कैप्चरिंग द ओवम फ्रॉम द ओवरी। फिम्बरी मतलब एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो क्या करते हैं, ओवा से जब ओवरी से ओवा रिलीज होता है तो उन्हें क्या करता है, कैप्चर करने का काम करता है। नेक्स्ट है यूट्रस वॉर्म बोलते हैं इसे। अब देखो एक चीज़ याद रखेंगे, यूट्रस वॉर्म भी होता है, और इसे क्या बोलते हैं, हिस्टेरा बोलते हैं। क्या बोला जाएगा, हिस्टेरा। स्ट्रक्चर की बात करें, पियर शेप्ड मस्कुलर ऑर्गन, कैसा होता है, एक पियर जैसा स्ट्रक्चर, कैसा, पियर शेप्ड स्ट्रक्चर। फंक्शन साइट ऑफ इम्प्लांटेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। इम्प्लांटेशन मीन्स, इम्प्लांटेशन मतलब क्या होता है, जब एम्ब्रियो जब ब्लास्टोमियर कह सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट कह सकते हैं, वो क्या होगा, आके जब यूट्रस से अटैच होगा तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इम्प्लांटेशन बोलेंगे। द एंडोमेट्रियम इनर लाइनिंग थिकन्स ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड सपोर्ट द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट है सर्विक्स। स्ट्रक्चर द नैरो लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस। फंक्शन क्या है, कनेक्ट्स द यूट्रस टू द वेजाइना एंड अलाउ स्पर्म टू इंटर एंड एक्ट एज अ बर्थ कैनाल। तो एक तरीके से क्या करता है, बर्थ कैनाल की तरीके से, बर्थ कैनाल
के तरीके से काम करेगा। नेक्स्ट है वेजाइना स्ट्रक्चर, अ मस्कुलर कैनाल लीडिंग फ्रॉम द सर्विक्स टू द आउटसाइड एंड फंक्शन रिसीव्स स्पर्म ड्यूरिंग द इंटरकोर्स एंड सर्व एज अ बर्थ कैनाल ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ। तो क्या होता है कि वेजाइना और यहाँ पे बर्थ कैनाल, इन दोनों को कहा जा रहा है ना, लेकिन कंबाइंडली वेजाइना और सर्विक्स दोनों किस तरीके से काम करते हैं, बर्थ कैनाल के तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट है गैमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड एग। अब बात करें साइट की तो क्या होता है, टेस्टिस, स्पर्मेटोजेनेसिस मेल्स में कहाँ होंगी, टेस्टिस में, और फीमेल्स में ओवरीज में। प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगी, एट प्यूबर्टी, और यहाँ पे बिफोर बर्थ याद रखेंगे कि जो फीमेल होती है वहाँ पे जो oogenesis होती है वो जब बच्ची माँ की यूट्रस में होती है तभी से स्टार्ट हो जाता है। एंड द नंबर ऑफ गैमीट्स मिलियंस पर डे एंड द वन मैच्योर ओवम पर मंथ। एंड प्रोडक्ट्स में क्या होगा, 4 फंक्शनल स्पर्म्स और यहाँ पे 1 फंक्शनल ओवम प्लस 3 पोलर बॉडीज, लाइक दैट प्लांट्स। मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डे साइकिल। सबसे पहले मेंस्ट्रुअल फेज आता है, यहाँ पे डे 1 to 5 में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज कहलाएगा। यहाँ पे क्या होता है, शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग, मतलब मेनली ब्लीडिंग। नेक्स्ट है फॉलिकुलर फेज, यहाँ पे 6 to 13 डे का टाइम पीरियड है। यहाँ पे क्या होगा, फॉलिकल डेवलप होंगे, ईस्ट्रोजन इंक्रीज होगा और एंडोमेट्रियम थिकनेस होगी। मतलब एक साथ इतनी सारी बातें कह दी गई, समझ में आया कि नहीं। मतलब क्या होगा, फॉलिकल्स का डेवलपमेंट। अभी जो मैंने फॉलिकल्स बनाया था, मैंने कहा कि एक छोटा सा स्ट्रक्चर, ये क्या कहलाएगा, प्राइमरी फॉलिकल। इसके बाद ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके अराउंड सेल्स का फॉर्मेशन होगा, ये क्या हो गई, सेकेंडरी फॉलिकल। एंड देन थोड़ा सा और बड़ा हुआ और सेल्स के मतलब लेयर्स ऑफ द सेल्स, मतलब कई लेयर्स में सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। एंड देन लास्ट में बना ग्राफियन फॉलिकल। अब ग्राफियन फॉलिकल में फ्लूइड फिल्ड कैविटी भी होती है और यहाँ पे ही क्या होगा, ओवा होगा। तो ये जब टूटेगा और यहीं से क्या रिलीज होगा, ओवा रिलीज होगा। तो ये रहा क्या, ऐसे में कहाँ पे होता है, ये ओवरीज में होगा। तो कौन से फेज में, फॉलिकुलर, नाम ही इसलिए क्या है फॉलिकुलर, मतलब फॉलिकल्स का डेवलपमेंट होगा। कहाँ पे, ओवरीज में। उसी जगह ईस्ट्रोजन का लेवल भी इंक्रीज होगा और एंडोमेट्रियम की जो वॉल होगी यूट्रस में वो और मोटी होती जाएगी, थिक होती जाएगी। अब डे 14 की बात की जाए, जिसे हम क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन फेज बोलेंगे। इसमें क्या होता है, LH सर्ज कॉज एग रिलीज। ऐसे में क्या होगा, LH हार्मोन जो होगा उसका लेवल बढ़ेगा और एग मतलब ओवा ओवरी से रिलीज हो जाएगा, कहाँ से, यहाँ से। एंड लास्ट है ल्यूटियल फेज 15 to 28 डेज में। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट प्रोजेस्टेरॉन, इफ नो फर्टिलाइजेशन मीन्स मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट। अब ऐसे में क्या होगा कि देखो, अब क्या हुआ, अब सोचो अगर ओव्यूलेशन था उसी के समय अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता तो ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन जो कि नहीं हुआ तो क्या होगा, यहीं ग्राफियन फॉलिकल से कार्पस ल्यूटियम मतलब एक येलो सा एक बॉडी रिलीज होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीशन होगा। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो अब इसके ख़त्म होते ही स्टार्ट हो जाएगा अगेन दूसरी मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल फेज स्टार्ट हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग इन द फैलोपियन ट्यूब। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ स्पर्म और एग का फ्यूजन हुआ, मेटिंग हुई। अब इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा, अब क्या होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन मीन्स दैट सिंगल सेल स्ट्रक्चर फॉर्म। जाइगोट मतलब सिंगल सेल स्ट्रक्चर तो है बट इसके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होंगे, 2n, मतलब एक स्पर्म से आया, एक ओवम से आया और एक स्पर्म से आया, तो दोनों मिला के क्या बन गया, 2n, मतलब जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अब है एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड रीचेज द यूट्रस। क्या होगा, अब जाइगोट वो कहाँ चला जाएगा, सेल डिवीजन करते करते यूट्रस में पहुँच जाएगा। अब इम्प्लांटेशन, एम्ब्रियो अटैचेज टू द एंडोमेट्रियम। एम्ब्रियो क्या होगा, आके अटैच हो जाएगा यूट्रस में। अब नेक्स्ट है प्लेसेंटा फॉर्मेशन। तो कनेक्ट्स द मदर एंड बेबी फॉर द न्यूट्रिएंट एक्सचेंज। तो क्या हो गया, अब प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा और प्लेसेंटा क्या करेगा, प्लेसेंटा एक तरीके से दोनों में कनेक्शन का काम करेगा बेबी और मदर में। एंड द जेस्टेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रेगनेंसी बोलते हैं, लास्ट फॉर दी 9 मंथ, जो 9 मंथ के लिए होती है।
उसे क्या बोला जाएगा, प्रेगनेंसी बोला जाएगा। और जब बच्चे का बर्थ होता है जिसे क्या बोले जाएगा, पार्चुरेशन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ट्रिगर्स अ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्राइन में कॉन्ट्रैक्शन लाएगा, जिसकी वजह से लेबर पेन स्टार्ट हो जाएगा और यूट्रस पुशेस द बेबी आउट। एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा फॉलोज चाइल्ड बर्थ। तो प्लेसेंटा बाहर आ जाएगा, चाइल्ड बर्थ हो जाएगी। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो कि हमारा नेक्स्ट चैप्टर में ही है, इसमें क्या पढ़ेंगे हम, इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडीज के लिए, और हार्मोन्स जो बैलेंस करेंगे, और सेफ प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड बर्थ। तो थोड़ा बहुत वो हम कब पढ़ने वाले हैं, अपने आने वाले नेक्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो चलो तब तक के लिए रिवाइज करते रहेंगे बच्चों, पढ़ते रहेंगे और बाकी के चैप्टर्स को रिवाइज करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।